अस्सलाम वालेकुम। अब मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास होगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा? मैट्रिक्स बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन बनावट होती है रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स लाइक हमारे पास 0 1 2 -1 एंड -5 या जितने भी हमारे पास नंबर हैं अयोटा के अलावा वो हमारे पास सारे के सारे रियल नंबर होंगे और देन उनको हमने इनक्लोज करना है एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो जो हमारे पास फॉर्मेशन एक बनावट बनेगी उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 0 1 2 एंड 1, तो ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रियल नंबर्स यहाँ पे ऐड किए, तो यानी कि पुट किए, तो इसी को हम बोलेंगे ये हमारे पास मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को बेसिकली हम कैपिटल लेटर लाइक ए बी सी एक्सेट्रा यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट उनसे हम जाहिर करेंगे। और सबसे पहले जिसको इंट्रोड्यूस करवाया था वो बेसिकली एक इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर क्ले, जिसने 1858 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। मैट्रिक्स बेसिकली हमारे पास दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले उसमें हमारे पास रो एंड कॉलम के मिलने से हमारे पास मैट्रिक्स बनता है। रो क्या होती है? रो हमारे पास होती है हॉरिजेंटल वे, यानी कि अगर हम इस तरह से जाएं तो ये हमारे पास रो 1 है और ये हमारे पास रो 2 है। तो जो हमारे पास हॉरिजेंटल वे होगा उसको सिंपल हम बोलेंगे ये हमारे पास रोज हैं। इसी तरह से हमारे पास आता है कॉलम। कॉलम जो हमारे पास वर्टिकल वे होता है, जैसे ऊपर से नीचे की जानिब आए, जैसे 0 और 2 तो ये कॉलम हो गया, 1 1 तो ये एक कॉलम हो गया। तो इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम है वो भी हमारे पास 2 होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बेसिकली यहाँ पे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम ही हमारे पास स्पेसिफाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर। रो को बेसिकली हम m से जाहिर करते हैं और जो हमारे पास कॉलम है उसको हम n से जाहिर करते हैं। और इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m/n, यानी कि सबसे पहले हम रो लिखते हैं उसके बाद हम कॉलम लिखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया a = 0 1 2 एंड 1। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? देखें 0 1 ये एक रो होगी, 2 1 ये हमारे पास एक रो होगी, तो हमने लिख दिया 2 और उसके बाद 0 2 एक कॉलम हो गया, उसके बाद 1 एंड 1 एक कॉलम हो गया, तो ये हमारे पास दो कॉलम हो गए। तो इसका जो ऑर्डर हुआ हमारे पास वो हो गया इसका 2/2। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है वो था हमारे पास मैट्रिक्स और उसका रोज कॉलम और इक्वल मैट्रिक्स, सॉरी हमारे पास उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स था। अभी जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स, कि कब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे और कब नहीं होंगे। तो उसके लिए दो कंडीशन का होना ज़रूरी है। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये वाले मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम उनको इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर नहीं करती तो वो हमारे पास अनइक्वल होंगे। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के। दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्री जो उसकी मुतनाज़रा अरकान है वो उनके सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ ए मैंने लिया 2 2 6 एंड 4 एंड, और बी मैंने लिया 4 -2 1 + 1 3 + 3 और 5 -1। बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? इसका ऑर्डर देखें ए का तो 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम है, तो ऑर्डर हो गया 2/2। इसमें देखें 2 रोज हैं और कॉलम भी हमारे पास 2 है, तो इसका जो ऑर्डर है वो भी 2/2 हो गया। तो पहली जो कंडीशन थी हमारे पास सेम ऑर्डर, तो वो हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाई करती है। अब हमने देखना कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, बेसिकली कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती है कि अगर हम मैट्रिक्स ए की बात करें तो इसकी जो पहली एंट्री है ये वाली 2, और इधर से बी की बात करें तो इधर पहली एंट्री ये वाली 4 -4, ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहलाती हैं। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स यहाँ पे हमारा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर हमारा पहले ही सेम है। तो यहाँ पे भी 2 है तो 4 -2 भी 2 होता है, यहाँ पे 2 है तो 1 + 1 यहाँ पे भी 2 होता है। उसके बाद 6 है तो 3 + 3 हमारे पास 6 होता है, यहाँ पे 4 है तो 5 -1 हमारे पास 4 होता है। यानी कि यहाँ पे एक तो ऑर्डर भी सेम है, दूसरी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो दो कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करती हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे जो मैट्रिक्स हैं ये वाले, ये दोनों इक्वल है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A = B। अब दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि या तो उनके ऑर्डर सेम ना हो या उनके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम ना हो। इनमें से कोई एक अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो जो हमारा मैट्रिक्स है, जो मैट्रिसेस हमने लिए हुए हैं वो हमारे इक्वल नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे ए मैट्रिक्स है 2 2 4 एंड 6, इस तरह से बी मैट्रिक्स है 1 2 6 4। तो यहाँ पे देखें पहली एंट्री इसकी 2 है और इसकी इसकी पहली एंट्री 1 है और इसकी पहली एंट्री हमारे पास यहाँ पे 2 है।
तो यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है ये दोनों सेम नहीं है, चाहे दूसरी हमारे पास सेम हो जाए, ये 2 है, ये 2 है, 6 एंड 4 है, तो उनसे हमें कोई नहीं। अगर एक भी हमारे पास यहाँ पे एंट्री जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो इक्वल नहीं आती तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स हमने लिए हैं वो हमारे पास अनइक्वल है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए नॉट इक्वल टू बी। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.1। पिछली डेफिनेशन आप लोगों को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर पिछली जो हमने डेफिनेशन की हैं अगर वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर है तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग खुद से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ मैट्रिक्स लिखे हैं, अगर आपको डेफिनेशन समझ आ गई है तो ये खुद से कर सकते हैं आप। तो मैंने चले यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन लिखे हैं, ये मैं समझा देता हूँ। अगर आप ए मैट्रिक्स देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक तो ये रो है और एक ये रो है, तो नंबर ऑफ रोज 2 हो गई। इस तरह से नंबर ऑफ कॉलम देखें तो एक कॉलम ये हो गया और दूसरा कॉलम हमारे पास ये हो गया, तो इसमें 2 ही रोज हैं और 2 ही हमारे पास कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास 2/2 होगा। इस तरह से डी यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसमें देखें तो एक ये वाली रो होगी, एक ये वाली रो होगी, एक ये वाली रो होगी। तो सबसे पहले हम रोज लिखेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ जो रोज हैं वो 3 है, और अगर हम कॉलम की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है। सॉरी, यहाँ पे इसका जो ऑर्डर था वो 3/1 आना है, 3/2 नहीं है, तो इसका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे 3/1 होगा। इसी तरह से अगर हम जी की बात करें तो जी में नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक रो है, दूसरी रो ये है, तीसरी रो हमारे पास ये है, तो इसमें नंबर ऑफ 3 जो रोज है वो 3 है। अगर हम कॉलम की बात करें तो एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया और तीसरा कॉलम यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। तो इसका अगर हम ऑर्डर लिखें तो इसमें 3 रोज 3 ही कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास 3/3 होगा। पीछे हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हमने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन की थी, तो दूसरे क्वेश्चन में वो यही पूछता है कि कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे, वो लिखने हैं आपने। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। अगर आप ए देखें, ए हमारे पास है 3, सिर्फ एक एंट्री। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर होगा 1/1, तो हमारे पास 2 कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई करने चाहिए, तो जिसकी बिना पे जो हमारे मैट्रिक्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। इसका ऑर्डर है 1/1 और कोरस्पॉन्डिंग एंट्री है 3। तो मैंने यहाँ पे जितने भी मैट्रिक्स लिखे हैं तो हम उसमें से देखेंगे कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1/1 और जिसकी एंट्रीज हमारे पास यहाँ पे इक्वल होंगी। तो अगर मैं मैट्रिक्स ए देखूँ तो यहाँ पे 3 है, और अगर मैट्रिक्स सी देखूँ तो 5 - 2, तो ये भी 3 हो जाएगा। मेन ऑर्डर भी 1/1 और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑर्डर जो हमारा मैट्रिक्स ए एंड सी है ये आपस में इक्वल, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसी तरह बी देखें, बी यहाँ पे 3, 5 है, तो यहाँ पे बी किसी के साथ भी मैच नहीं करेगा, तो ये हमारा किसी के इक्वल नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे डी की बात करें तो डी हमारा 5, 3 है, तो ये बुक पे एक क्वेश्चन इसके साथ मैट्रिक्स दिया गया तो ये उसी के ही इक्वल होगा। अगर हम यहाँ पे ई की बात करें तो ई में 4, 0, 6, 2 और इसके साथ एक मैट्रिक्स जी दिया गया है। तो अगर हम मैट्रिक्स जी में देखें तो 2 + 2 4 होता है, 2 - 2 0 होता है, 2 + 4 6 होता है, 2 + 0 भी हमारे पास 2 होता है। तो सबसे पहले इनका ऑर्डर 2/2 है और उस कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स जी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो थ्योरी लिखी है ये सिर्फ यही लिखा है कि ए एंड सी इक्वल होगा, क्यों, सेम ऑर्डर, कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ ई एंड जी आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो ये हमारे पास था कि इक्वल मैट्रिक्स कौन से होंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। इसको अगर देखा जाए तो ये बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें वो कहता है कि आपने वैल्यूज मालूम करनी है अननोन नंबर यहाँ पे जो दिए गए हैं। तो अननोन नंबर हमारे पास ए, बी, सी एंड डी है विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो इनके दरमियान इक्वल आ रहा है, तो इससे हमारा है कि ये आपस में इक्वल है, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है। अगर दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है तो पहली कंडीशन तो ये थी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑर्डर सेम है। दूसरी ये थी कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे उसने ये बता दिया कि ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो हम इसकी पहली एंट्री जो a + c है ये हम 0 के इक्वल ले लेंगे, तो इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरह से a + 2b = -7, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। c - 1 = 3, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। 4d - 6 = 2d, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई।
अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं तो इसमें हमारे पास दो अननोन वेरिएबल आ रहे हैं या नंबर आ रहे हैं, तो इससे हम किसी एक की वैल्यूज नहीं निकाल सकते। तो हमें कोई ऐसी इक्वेशन यहाँ से ढूंढनी होगी जिसकी मदद से जिसको सॉल्व करते हुए हम किसी भी यहाँ पे नंबर की वैल्यूज मालूम कर सकें, अननोन जो वेरिएबल नंबर इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे c-1 है। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करें तो इससे हम इजीली c एंड d की वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में अगर देखा जाए तो इक्वेशन नंबर 3 है c-1 इज इक्वल टू 3, तो ये इधर -1 है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो ये हमारे पास +1 हो जाएगा और 3 + 1 इज इक्वल टू 4 होता है। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, d एक साइड पे कर लें तो ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो ये माइनस हो गया, और ये -6 इधर आएगा तो +6 हो गया। 4d - 2d इज इक्वल टू 2d इज इक्वल टू 2d, और ये जो इधर 6 है ये एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा। अगर आप लोगों को इस तरह से नहीं पता चलता कि कौन सा दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे बेसिकली ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2d, हमें d के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 चाहिए, तो 1 कैसे आएगा, ये 2 आ रहा है तो यहाँ पे हमें 1 लेके आना, तो इससे मुराद है कि हम 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो इस 2 से डिवाइड कर दिया तो d इज इक्वल टू 3, या सिंपल आप यहाँ से लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 3। उसके बाद हम a की वैल्यू मालूम करते हैं इक्वेशन नंबर 1 की मदद से। हमारे पास c की वैल्यू है तो हमने ये पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो a प्लस इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास a प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे c की जगह हमने +4 पुट कर दिया, तो ये इधर +4 इधर आके -4 होगा, तो 0 - 4 इज इक्वल टू -4। इसी तरह से अगर हम a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास b की वैल्यू हम इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम a की वैल्यू पुट करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 a + 2b इज इक्वल टू -7, तो a की जगह हमने -4 पुट किया, तो ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, तो -7 + 4 इज इक्वल टू -3। एक प्लस हो एक माइनस हो तो ये माइनस होंगे, और अलामत साइन वो आएगा जो बड़े नंबर के साथ है, तो ये -7 और ये +4 है तो ये माइनस होगा, और 7 बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस का इस्तेमाल करेंगे, और 2 भी सिंपल 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास -3/2 हो गया। अगर हम इसको मज़ीद डिवाइड करें तो ये हमारे पास -1.5। ये था हमारा आज का लेक्चर एक्सरसाइज 1.1 के हवाले से, जिसमें हमने डेफिनेशंस को डिस्कस किया, इसके जो 3 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया। अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।